गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे सेवा क्षेत्र या सेवा सुविधाओं का वर्गीकरण एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व हमें क्यों पड़ी एवं वित्तीय सेवाओं की प्रकृति एवं प्रकार। इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, सेवा क्षेत्र या सेवा सुविधाओं का वर्गीकरण। तो देखिए, व्यवसाय के सेवा क्षेत्र का वर्गीकरण हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो होता है आपका बैंकिंग, बीमा, संचार, भंडारण एवं विविध। तो देखिए, सेवा क्षेत्र को 5 भाग में बांट दिया गया। मैंने आपको बताया, तो पहला है आपका बैंकिंग, दूसरा है बीमा, तीसरा है संचार एवं संप्रेषण, चौथा है भंडारण और पांचवा है आपका विविध। तो देखिए, बैंकिंग के अंतर्गत आपका क्या क्या आ रहा है, तो बैंकिंग के अंतर्गत है आपका वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक विकास बैंक, कृषि बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, देशी बैंक और केंद्रीय बैंक। ये हो गया आपका क्या, बैंकिंग एवं वित्त। अब दूसरा है आपका क्या, बीमा। तो बीमा के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया सेवा क्षेत्र में, तो पहला है आपका जीवन बीमा, दूसरा है आपका अग्नि बीमा और तीसरा है आपका समुद्री बीमा। उसके बाद आते हैं हम तीसरा संचार एवं संप्रेषण, जिसके अंतर्गत शामिल किया गया है किसको किसको, तो डाक सेवाएं, कोरियर सेवाएं, ईमेल, फैक्स एंड इंटरनेट। ठीक, उसके बाद है आपका चौथा भंडारण। तो भंडारण के अंतर्गत शामिल किया गया है निजी भंडार गृह, दूसरा है आपका सार्वजनिक भंडार गृह और तीसरा है आपका बंधक भंडार गृह। और विविध के अंतर्गत है आपका क्या, परिवहन, पैकिंग, विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन। इन सभी बातों को क्या किया गया है, उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इन सेवा क्षेत्र को क्रमवार विवेचना आगे के अध्याय में हम करेंगे ही करेंगे, है ना। अब देखिए, ये सब क्या है, आपका सेवा क्षेत्र के भाग हैं। अब हम समझते हैं सेवा क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व क्यों पड़ी। तो देखिए, प्राचीन काल में जो मनुष्य क्या रहते थे, स्वनिर्भर थे तथा अपनी आवश्यकता की पूर्ति क्या कर लेते थे, स्वयं कर लेते थे, क्योंकि आवश्यकताएं भी क्या थी उस समय, कम थी। किंतु जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, उनकी आवश्यकताएं भी क्या होती गई, असीमित होती गई। आज सब कुछ रहने पर भी लगता है कि यह भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। अर्थात मनुष्य की चाह और भी कुछ पाने की है, लेकिन मनुष्य की विशाल आवश्यकताओं को देखते हुए वस्तुओं की पूर्ति राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर से की जा रही है। ठीक है, कार्यों एवं वस्तुओं की पूर्ति के लिए विविध साधन, जैसे आपका क्या क्या हो गया साधन के अंतर्गत, तो रेल, सड़क, दूरभाष, सुरक्षा के साधन, बैंकिंग सुविधाएं आदि की आवश्यकता क्या होती है, हमें पड़ती ही पड़ती है ना, क्योंकि इसके सहयोग के बिना वस्तुओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। आप ये भी सोच के देख सकते हो कि विद्यालय में क्या क्या सामग्री है, शायद कंप्यूटर भी है ना। तो ये सब वस्तुएं कहाँ से लाई गई होगी, क्या परिवहन सुविधा, डाक व्यवस्था, संचार व्यवस्था, या फिर आपका हो गया पैकिंग बैंकिंग सुविधा के बिना क्या यह संभव है। ठीक है, तो इस प्रकार अनेक आवश्यकता की वस्तु है जिसकी पूर्ति इन सहायक क्रियाओं के बिना क्या है, संभव नहीं है। अर्थात ये जो वर्तमान का समय है, जिसमें व्यवसाय सेवा उपभोग के लिए सेवा क्षेत्र का क्या हो गया है, विशेष महत्व है। ठीक है, अब देखिए, इनकी आवश्यकता के किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता। अब देखिए, सेवा क्षेत्र की आवश्यकता और महत्व है क्यों है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, इसमें सामग्री की पूर्ति हेतु क्या है, परिवहन की आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता क्या है, मतलब मनुष्य की सीमित क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, उनकी जो आवश्यकता है वो भी बहुत ज़्यादा है। वर्तमान व्यवसाय का क्षेत्र क्या है, अत्यधिक बहुत ही बड़ा हो गया है, क्योंकि सामग्री की पूर्ति में सामान्यतः जो क्या है आपका रेल परिवहन हो गया, सड़क परिवहन महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अर्थात सड़क परिवहन या संपूर्ण कार्य जैसे ट्रांसपोर्ट गैरेज संगठन के द्वारा किया जाता है ना, तो इन साधनों के अभाव में सामग्री की पूर्ति क्या है, संभव नहीं है। अतः व्यावसायिक क्षेत्रों में इन साधनों का क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दूसरा है आपका सामग्री की सुरक्षा हेतु पैकिंग। ठीक है, अब देखो, आवश्यकता में क्या पड़ रहा है आपको, अब हम जो सामान मंगा रहे हैं उनकी सुरक्षा भी हमको बहुत ज़रूरी है कि कहीं कुछ टूट फूट ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, जिसके नाम से उसको पैकिंग करना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सामग्री उपभोक्ता तक सुरक्षित नहीं पहुँचती है तो उस सामग्री की पूर्ति करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो कुछ वस्तुओं की पैकेजिंग इतनी महंगी होती है कि वस्तु की लागत का मूल्य दुगना हो जाता है। ठीक है, अतः सामग्री को उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए पैकिंग व्यवसाय का कार्य क्या है, बहुत ही विशेष उपयोगी होता है।
वर्तमान में जो पैकिंग अत्यधिक आकर्षक ढंग से करने का चलन हो गया है ना। अब देखिए हमारी आवश्यकता में तीसरा है आपका व्यापारिक पूछताछ अर्थात संचार एवं संप्रेषण। संचार मतलब आप समझते ही हैं। तो देखिए आपके घर में क्या होगा, टेलीफोन, आजकल मोबाइल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यदि एक दिन वह बंद हो जाए तो ऐसे ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम ही रुक गया हो। तो इस प्रकार व्यवसाय में हर क्षण वस्तुओं की पूर्ति, उसकी कीमत, परिवहन आदि के लिए पूछताछ के संचार के साधनों में टेलीफोन सुविधा भी बहुत ही क्या है हमारे लिए आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है। अब सेवा क्षेत्र में आपका चौथा है आपका व्यावसायिक जोखिम से रक्षा बीमा। अब देखिए हमने जोखिम का विवेचना तो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि व्यवसाय में जोखिम का होना बहुत ही अनिवार्य है और आवश्यकता पड़ती है ना। तो व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम की संभावनाएं रहती है। इस जोखिम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीमा कराना पड़ता है, अपनी वस्तुओं का बीमा कराना पड़ता है। तो बीमा क्या है, बहुत ही उपयोगी है। वर्तमान में तो बीमा के बिना कुछ सामग्री का परिवहन क्रय विक्रय नहीं होता। अतः व्यावसायिक क्षेत्र में बीमा क्या है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक, अब आपका पांचवा है मूल्यों के सुरक्षित भुगतान हेतु बैंक। ठीक, अब बैंक की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें सेवा क्षेत्र में, तो वर्तमान में आप जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा बेईमानी, डकैती, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, कपट, लूटपाट आदि की क्या है, कमी नहीं है। इनके रहते हुए भी सुरक्षित लेन देन करना क्या है, कठिन हो कार्य है। अतः वस्तुओं के मूल्यों का भुगतान करने के लिए बैंकों की सेवा बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान विस्तृत व्यवसाय में तो प्रत्येक लेन देन बैंक के माध्यम से ही होता है ना। अतः सेवा क्षेत्र में बैंक क्या है, विशेष उपयोगी होती है हमारे लिए। अब आपका छठवां है आपका क्या है, तो देखिए इसी सेवा क्षेत्र में विक्रय वृद्धि हेतु विज्ञापन। अब हमको सामान को बेचें जिसके नाम से हमको विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है ना। तो देखिए विक्रय वृद्धि में विज्ञापन क्या है, बहुत ही आवश्यक हो गया, उपयोगी भी हो गया है। साथ ही साथ वर्तमान में विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार के बिना विक्रय वृद्धि करना क्या है, संभव नहीं है। और फिर प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ने के लिए विज्ञान क्या है, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एवं उपयोगी है। सातवां है आपका नियमित पूर्ति हेतु भंडारण। अब देखिए स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, तो वर्तमान में मांग एवं पूर्ति के मध्य संतुलन बनाए रखना तथा वर्ष भर समान रूप से पूर्ति बनाए रखना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो कुछ वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट समय या मौसम में होता है तथा उसकी संग्रहित कर मतलब उसको भंडारित कर पूर्ति नियमित रखी जा सकती है। वर्तमान समय में भंडारण क्या है, अत्यंत उपयोगी एवं सेवा क्षेत्र के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है। अब आपका आठवां है क्या, तो श्रेष्ठ सेवा। अब श्रेष्ठ सेवा के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो कंपटीशन एवं विकसित समाज और औद्योगिक वातावरण में वही व्यवसाय आगे बढ़ सकता है जो क्या हो सकता है, उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा प्रदान कर सके। ठीक है, इस हेतु व्यवसाय की समस्त सहायक क्रियाएं या सेवा क्षेत्रों की उपयोगिता क्या है, बहुत ही आवश्यक हो गई है। समस्त सेवाओं के योग ही श्रेष्ठ सेवा हो सकती है ना। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों की सेवा ना लेता हो। ठीक, जैसे एक विद्यार्थी विक्रेता किताब खरीदता है, फिर कॉपी पेन की सेवा लेता है, फिर कपड़े की सेवा, वस्तु सेवा, है ना, फिर उसको सिलवाने के लिए टेलर से लेता है, आगे जाने के लिए रिक्शा बस की सेवा लेता है, या फिर साइकिल दुकान की सेवा ले लेता है, नाश्ता के लिए होटल या किसी ठेले वेले का ना मदद ले लेते हैं, जूते के लिए शूज शॉप हमें चाहिए, शिक्षा के लिए शिक्षक चाहिए, भोजन के लिए परिवार के माध्यम से अनाज दुकान किराया, है ना, दूध वाला, ताजे फल सब्जियों के लिए समाचार समाचार पत्र वाला चाहिए, रेडियो टेलीफोन की सेवा भी लेते रहते हैं हम। यदि आपके पास ऑटो व्हील है तो फिर मैकेनिकल की भी सेवा लेना होगा, है ना। इस प्रकार आज के मनुष्य व समाज का सेवा क्षेत्र शतरंज के खाने की तरह क्या हो गया, एक दूसरे से सुसंबद्ध हो गया है। तो ये क्या हो गया हमारा सेवा क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व, जिसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है, परिवहन, बैंकिंग, संचार एवं संप्रेषण, आपका बीमा, बैंक, विज्ञापन एवं क्या बोला गया है, भंडारण एवं सेवा क्षेत्र आदि बातों को क्या किया गया है, इसमें शामिल किया गया। अब अगला समझते हैं इसी में हम वित्तीय सेवाओं की प्रकृति एवं प्रकार। तो देखिए व्यवसाय सहायक में वित्तीय सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, क्योंकि वित्तीय संस्थान व्यवसाय के क्षेत्र में अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, जमा बीमा, लीज फाइनेंसिंग, किराया, है ना, किस्त, दलाली, स्टॉक होल्डिंग, हामीदारी अभिगोपन, मिनती काटा, ठीक है, लीजिंग, क्रेडिट कार्ड्स,
आपका हो गया आढ़त, क्रेडिट ट्रेडिंग आदि। इन सुविधाओं का आपूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तीय पत्रों के प्रयोग तथा कार्यक्षमता वित्तीय आवश्यकता होती है ना। तो सबसे पहले समझते हैं हम किसका, जमा बीमा क्या है। तो देखिए जमा बीमा क्या है आपका, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है। तो सामान्य जनता एवं व्यावसायिक द्वारा बैंकों के पास या धनराशि जमा की जाती है। उस धनराशि को क्या किया जाता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा बीमा कराया जाता है। जैसे बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंकों द्वारा किया जाता है तथा तंत्र बैंकों की विफलताओं का क्या कारण होने वाली हानियों के विरुद्ध बैंक जमाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या समझा हमने, जमा बीमा क्या होता है हमारे वित्तीय सेवाओं के प्रकार के अंतर्गत। दूसरा है हमारे इसी के प्रकार के अंतर्गत बिल मिति काटा या बिल भट्टे पर भुनाना। अब ये क्या होता है आपका, तो बिल मिति काटा या का प्रयोग वाणिज्यिक व्यवहार के लिए वित्त पोषण के लिए विनिमय बिल रखकर लिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं क और ख, 3 माह के लिए अवधि कर क्या मांगता है, वो उधार खरीदता है। ऐसी स्थिति में जो दूसरा पर्सन रहता है वो क्या होता है, पहले पर संबंधित राशि पर 3 माह के पश्चात देय एवं विनिमय बिल लिखेगा, है ना, क्योंकि विनिमय बिलक द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और जो दूसरा रहेगा वो सुपुर्द कर दिया जाता है, ठीक है। यदि उस बिल के विरुद्ध उधार चाहता है तो उस बिल को अपने बैंक से क्या करना पड़ेगा, उसे मिति काटा करा सकता है, ठीक है, मतलब बट्टे पर भुना सकता है, ठीक। तो बैंक बिल के अंकित मूल्य से ही बट्टा काटकर बिल का भुगतान करेगा। फिर बैंक द्वारा किया गया यह कार्य बिल का क्या कहलाता है, मिति काटा कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा है इसी में आपका लीज फाइनेंस। अब देखो नाम तो आपने सुना होगा लेकिन ये है क्या, ये जानते हैं कि लीज फाइनेंस होता क्या है। तो देखिए हाल के ही वर्षों में स्थायी परिसंपत्तियों के क्रय हेतु निधि की व्यवस्था के लिए लीजिंग एवं वैकल्पिक विधि के रूप में उदित हुआ है। बहुत से बैंक वित्तीय साधन लीजिंग एवं वित्त कर्मचारी लीजिंग के माध्यम से फाइनेंसिंग के व्यवसाय में लगी हुई है। लेकिन जो फाइनेंस एवं छोटे एवं व्यवसायों एवं आधुनिकीकरण का जो क्या हो रहा है, युग चल रहा है, उसमें विविधीकरण के अच्छे साधनों की व्यवस्था करता है। जिसके पास इस व्यवसाय के लिए अपेक्षित परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए पर्याप्त निधि मतलब राशि नहीं होती, तो दे लीज रिटेंशन कई वर्षों में क्या कर दिया जाता है, उसको विस्तृत करा दिया जाता है। जिससे जो लेजी का मतलब जो लीज रहता है वो भुगतान की में क्या होती है, हमें सुविधा होती है, ठीक है। तो लीज करार के अनुसार लीज धारक को सामान्य टूट फूट के लिए भी कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, लीज फाइनेंस हो गया। अब इसी में समझते हैं हम चौथा, किराया क्रय एवं किस्त उधार। तो देखिए इस विधि के अंतर्गत परिसंपत्तियों के क्रय हेतु वित्त पोषण व्यवसायों द्वारा किया जाता है। किराया क्रय पद्धति की प्रमुख क्या है, विशेषता है, जिसमें क्रेता वस्तु पर क्या करता है, कब्जा क्रय समय ही प्राप्त कर लेता है, परंतु वस्तु का स्वामित्व अंतिम किस्त का भुगतान हो जाने के बाद ही उसे क्या करता है, प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में क्रेता अंतिम किस्त के भुगतान होने तक वस्तु को किराए पर देने वाला होता है। इसके अदा की कई किस्तें मात्र किराया प्रभार के रूप में क्या हो जाती, समझी जाती है। फिर जब अंतिम किस्त अदा कर ली जाती है तो अदा की गई सभी किस्तें वस्तु के विक्रय मूल्य तथा उस पर देय ब्याज के विरुद्ध क्या कर लिया जाता है, समायोजित कर ली जाती है। यदि क्रेता किसी किस्त के भुगतान न करने पर दोषी होता है तो विक्रेता को यह अधिकार होता है कि वस्तु से उसे वापस ले ले, ठीक है। तो किस्त पद्धति के अंतर्गत वस्तु पर कब्जा तथा वैधानिक स्वामित्व दोनों प्रथम किस्त का भुगतान करने के साथ ही क्रेता को अंतरित कर देता है। प्रत्येक किस्त का भुगतान बेची गई वस्तु के मूल्य का क्या होता है, आंशिक भुगतान के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्या समझा हमने, किराया क्रय मतलब किस्त का उधार। अब इसी में आपका अभिगोपन। तो देखिए अंडर राइटिंग, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब कोई कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए अंशों या ऋण पत्रों का क्या करती है, निर्गमन करती है, तो वह इस बात से पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो सकती कि जनता संपूर्ण निर्गमन के लिए अभिदान करेगी या नहीं करेगी। इस बात से आश्वस्त होने के लिए उसके संपूर्ण निर्गम बैंक बिक जाएंगे। कंपनी अपने अंशों का ऋण पत्रों का क्या करती है, अभिगोपन से अभिगोपित करा सकती है। अब है आपका निक्षेपक कार्य, जिसे क्या कहा जाता है, ट्रीटमेंट सेवा। अब देखिए ये क्या होता है आपका, तो ट्रीटमेंट सेवा है आपका क्या कि हाल के ही जो वर्षों में अंश तथा ऋण पत्र प्रमाण पत्रों को मूर्त रूप में संभाल कर रखने की कठिनाइयों से बचने के लिए प्रतिभूतियों का क्या करती है, विभूतिकरण
शुरू किया जाता है। तो निक्षेपागार ऐसी एजेंसियों जो विभिन्न कंपनियों को क्या करती है, प्रतिभूतियों को अंशधारियों की ओर क्या करती है, डिमेट या अमूर्त कर देती है। इस प्रकार ऐसी प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक या पेपर रहित रूप में रखी जाती है। अब अगला है आपका क्या, निर्गम रजिस्टर। तो देखिए निर्गम रजिस्टर में क्या है, तो एक ऐसी शर्त, एक ऐसी फर्म होती है जो विभिन्न कंपनियों की ओर से क्या करते हैं, अंश आवेदन पत्रों, अंशों के आवंटन तथा अंशों के हस्तांतरण के पंजीयन का कार्य संभालती है। ठीक है। अब है आपका अगला मर्चेंट बैंकर। अब ये मर्चेंट बैंकर क्या है, तो मर्चेंट बैंक या लीड मैनेजर कंपनियों की कई नई पूंजी निर्गमों को परिवर्तित करते हैं। ये कंपनी की प्रविवरण का आवेदन पत्रों को तैयार करने, नए निर्गमन की वैधानिक औपचारिकताओं के अनुपालन, अभिगोपन की व्यवस्था, दलालों के चयन, प्रचार, निर्गम रजिस्ट्रार की नियुक्ति आदि से सहायता करते हैं। और हमारा नेक्स्ट है इसके बाद प्रबंध दलाल। अब प्रबंध दलाल होता क्या है ना, तो देखिए प्रबंध दलाल कंपनियों के निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को क्या करती है, भली भांति परिचित होते हैं। ये कंपनियों को प्रविवरण तैयार करने से लेकर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने तक की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। उसके बाद है आपका लेनदारी, लेखा क्रय एवं फंडिंग। अब ये क्या होता है, फैक्टरिंग। ठीक है। तो लेनदारी, लेखा क्रय एवं वित्तीय सेवा है जिसके अंतर्गत आढ़ती, ठीक है, ग्राहकों के ऋण को संग्रह करने की जिम्मेदारी लेता है। फिर लेनदार लेखों के आधार पर वित्त की क्या करता है, व्यवस्था करता है, जो कि क्रेताओं के माल उधार बेचने के लिए क्या है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है। आढ़तिया बिल में या तो बट्टा या कटौती कटाकर अपना सेवा प्रभार वसूल करता है। ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, लेनदारी, लेखा क्रय, फैक्टरिंग। ठीक। अब इसी में आपका अगला उधार पात्रता निर्धारण एवं क्रेडिट रेटिंग। अब ये लास्ट हम चलते हैं वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत और उसके प्रकार के अंतर्गत। तो क्रिशील, इक्रा तथा क्रे जैसी उधार पात्रता निर्धारण तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो ऋण पत्र तथा ब्रांड कंपनियों को योजना लेकर अपने कंपनियों को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वित्तीय सेवाओं के प्रकृति एवं प्रकार। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या समझा है, तो वित्तीय सेवा एवं प्रकृति के प्रकार एवं सेवा क्षेत्र की आवश्यकता एवं महत्व एवं सेवा क्षेत्र है क्या क्या, इसके बारे में हमने क्या किया।